नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबरें। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की ताजा सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इजरायल और हमास के बीच गाजा युद्ध विराम समझौते के पहले चरण पर सहमति बन गई है। इस समझौते के तहत सभी बंधकों की रिहाई होगी और इजरायल अपनी सेनाओं को एक सहमतिपूर्ण सीमा तक वापस लेगा। 2 साल से चल रहे इस संघर्ष में अब तक 67,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रंप ने कहा है कि यह शांति की दिशा में पहला कदम है और सभी पक्षों के साथ न्याय संगत व्यवहार होगा। समझौते के अनुसार हमास लगभग 50 बंधकों को रिहा करेगा, जबकि इजराइल 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगी। उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार बनने के 20 दिन के अंदर इसके लिए एक नया कानून बनाया जाएगा और 20 महीने में इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। तेजस्वी ने एनडीए पर आरोप लगाया कि 20 साल में उन्होंने युवाओं को नौकरी नहीं दी। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी नौकरी का वादा किया था और 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरी दी थी। बसपा अध्यक्ष मायावती ने काशी राम की 19वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ में विशाल रैली का आयोजन किया है। 4 साल बाद पहली बार इतनी बड़ी रैली में लाखों कार्यकर्ता शामिल हुए। मायावती ने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर दलितों का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सपा सत्ता में आने पर दलितों को भूल जाती है और जरूरत पड़ने पर याद करती है। भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि बसपा के बनाए पार्कों और स्मारकों को बनाए रखा है। रैली में मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी मंच पर मौजूद थे। पंजाब पुलिस ने जालंधर में पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। कार्रवाई में 2 आतंकी गुरजिंदर सिंह और दीवान सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 2.5 किलोग्राम आरडीएक्स से भरा आईईडी और एक रिमोट कंट्रोल बरामद किया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह आईईडी किसी लक्षित आतंकी हमले के लिए तैयार किया गया था। यह मॉड्यूल यूके में बैठे निशान जौरियन और आदेश जमा राय के निर्देश पर हरविंदर सिंह रिंदा के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मुंबई में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। स्टारमर ने कहा कि वे भारत के साथ एक नई आधुनिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं जो भविष्य पर केंद्रित है। उन्होंने जुलाई में हुए यूके इंडिया व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। इस समझौते से टैरिफ में कटौती होगी और दोनों देशों के बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी। स्टारमर ने कहा कि यह दौरा दोनों देशों के बीच विश्वास का प्रतीक है। मोदी ने वैश्विक निवेशकों को भारत की विकास गाथा के साथ जुड़ने का आमंत्रण दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राज्यों में रेल मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को 24,634 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में वर्धा भुसावल, गोंदिया डोंगरगढ़, वडोदरा रतलाम और इटारसी भोपाल बिना शामिल है। यह परियोजनाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में फैली हुई हैं। कुल मिलाकर 894 किलोमीटर का नेटवर्क विस्तार होगा। इससे 3633 गांवों और लगभग 85.84 लाख लोगों को फायदा होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का औचित्य पेश किया है। राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि ओबीसी समुदाय प्रदेश की आधी से अधिक आबादी है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व अनुपातिक नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार एससी 15.6%, एसटी 21.1%,
और ओबीसी 51% से अधिक हैं। राज्य सरकार ने कहा कि इंदिरा साहनी मामले में 50% की सीमा को असाधारण परिस्थितियों में पार किया जा सकता है। वर्तमान में कुल आरक्षण 27% ओबीसी के साथ 73% हो जाएगा। भारत ने 8 अक्टूबर को अपना 93वां वायुसेना दिवस मनाया है। देश भर में परेड और श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए गए। इस दिन भारतीय वायुसेना की शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा में इसकी भूमिका को उजागर किया गया है। वायुसेना के जवानों को उनकी बहादुरी और समर्पण के लिए सम्मानित किया गया। विभिन्न स्थानों पर एयर शो और प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। यह दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वायुसेना की आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया जाता है। दिवाली से पहले गाजियाबाद और नोएडा में 9 अक्टूबर से स्वदेशी मेलों की शुरुआत हो रही है। इन मेलों का उद्देश्य स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना है। मेलों में हस्तशिल्प, वस्त्र, खाद्य पदार्थ और अन्य स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी होगी। सरकार का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत बनाना है। स्थानीय कारीगरों और व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। त्योहारी सीजन में लोग स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी करने को प्रेरित होंगे। यह पहल मेक इन इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 अक्टूबर को डिपॉजिट टोकनाइजेशन पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। इस पहल के तहत बैंक जमा को डिजिटल टोकन में बदल दिया जाएगा। इससे लेन देन की दक्षता में सुधार होगा और बैंकिंग प्रक्रिया तेज होगी। टोकनाइजेशन से डिजिटल पेमेंट सिस्टम में नवाचार आएगा। यह भारत की फिनटेक क्रांति का अगला चरण माना जा रहा है। आरबीआई का यह कदम डिजिटल बैंकिंग को और मजबूत बनाएगा। इससे ग्राहकों को बेहतर सेवा मिलेगी और लागत में कमी आएगी। भारतीय तट रक्षक बल ने चेन्नई के तट पर एक मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया है। इस अभ्यास में प्रदूषण नियंत्रण, बचाव कार्य और जहाज की आग पर काबू पाने की तकनीकों का अभ्यास किया गया। समुद्री सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारी को परखा गया। तट रक्षक बल की तत्परता और दक्षता का प्रदर्शन हुआ। विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों के लिए रणनीति बनाई गई। यह अभ्यास भारतीय तटों की सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। समुद्री प्रदूषण से निपटने की तकनीकों को भी बेहतर बनाया गया। भारत में कोलंबिया के राजदूत विक्टर ह्यूगो एचेवरी ज़रामिलो ने नई दिल्ली को भू राजनीतिक बदलावों के दौर में एक विश्वसनीय साझेदार बताया है। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में भारत एक स्थिर और भरोसेमंद पार्टनर है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हो रहे हैं। कोलंबिया भारत के साथ कृषि, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहता है। राजदूत ने कहा कि भारत की आर्थिक नीतियों और स्थिरता प्रभावशाली है। दोनों देशों के बीच संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग की संभावनाएं हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने गोवा में सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण और आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं। इससे कार्यक्रम का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी समाज के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। आयुष्मान कार्ड से उन्हें मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। सुरक्षा उपकरणों से काम के दौरान दुर्घटनाओं से बचाव होगा। मंत्री ने कहा कि सरकार सफाई कर्मचारियों की स्थिति सुधारने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने सैन्य सेवाओं में संचार में संगतता बनाने के लिए IRSA 1.0 का मानक लॉन्च किया है। यह पहल भारतीय सशस्त्र बलों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए की गई है। नए मानक से विभिन्न सैन्य इकाइयों के बीच संचार प्रणाली में एकरूपता आएगी। इससे परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी और युद्ध क्षमता मजबूत होगी। DRDO का यह कदम आत्मनिर्भर भारत के लिए लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण है।
स्वदेशी तकनीक के विकास को बढ़ावा मिलेगा। आईआईटी मद्रास ने भारतीय नौसेना के साथ अनुसंधान और प्रौद्योगिकी सहायता को मजबूत बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी से समुद्री प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। नौसेना की तकनीकी जरूरतों के लिए आईआईटी मद्रास अनुसंधान करेगा। छात्रों को नौसेना से जुड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने का अवसर मिलेगा। इससे रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक का विकास होगा। शिक्षा और रक्षा के बीच सहयोग का यह उदाहरण अन्य संस्थानों को प्रेरणा देगा। समुद्री इंजीनियरिंग में भारत की क्षमता बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का लोगो जारी किया है, जो नैतिकता, विरासत और आधुनिक एआई दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस समिट का उद्देश्य है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को विश्व के सामने प्रस्तुत करना है। लोगों में भारतीय संस्कृति और आधुनिक तकनीक का संयोजन दिखाया गया है। समिट में दुनिया के प्रमुख एआई विशेषज्ञ और कंपनियां भाग लेंगी। भारत एआई के क्षेत्र में एक वैश्विक हब बनने की दिशा में काम कर रहा है। इस कार्यक्रम से तकनीकी नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस रिपोर्ट असमानता और संस्थानों पर से घटते भरोसे के कारण दुनिया भर में सामाजिक न्याय बाधित हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक असमानता बढ़ने से सामाजिक न्याय की स्थिति बिगड़ रही है। कोविड-19 महामारी ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नई नीतियों की जरूरत है। रिपोर्ट में वैश्विक सहयोग की मांग की गई है। सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों को मजबूत बनाना जरूरी है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में भुगतान नवाचार को बढ़ाने के लिए एक नई सहायक कंपनी NTSL लॉन्च की है। ये कंपनी डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में नई तकनीकों का विकास करेगी। NTSL का फोकस भी भविष्य के भुगतान प्रणालियों पर होगा। यह पहल भारत को वैश्विक फिनटेक हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। नई कंपनी स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स के साथ काम करेगी। डिजिटल इंडिया की दृष्टि को साकार करने में यह योगदान देगा। बजाज फिनसर्व ने अपने बीमा व्यवसाय को रीब्रांड करके बजाज जनरल इंश्योरेंस और बजाज लाइफ इंश्योरेंस का नाम दिया है। यह कदम कंपनी की ब्रांडिंग रणनीति का हिस्सा है। नई ब्रांडिंग से ग्राहकों को बेहतर पहचान मिलेगी। कंपनी का लक्ष्य बीमा सेक्टर में अपनी पहुंच बढ़ाना है। रीब्रांडिंग से विभिन्न बीमा उत्पादों की अलग पहचान बनेगी। यह पहल बाजार में कंपनी की मजबूत स्थिति को दर्शाती है। ग्राहकों को बेहतर सेवा और अनुभव मिलेगा। NCBI जनरल इंश्योरेंस ने 50 विकल्पों के साथ हेल्थ अल्फा नामक नया स्वास्थ्य बीमा उत्पाद लॉन्च किया है। यह पॉलिसी ग्राहकों को विकल्प प्रदान करती है। विभिन्न आयु समूह और जरूरतों के अनुसार पॉलिसी को कस्टमाइज किया जा सकता है। हेल्थ अल्फा में आधुनिक इलाज की सुविधा शामिल है। यह पहल भारत में स्वास्थ्य बीमा के विस्तार में योगदान देगी। ग्राहकों को किफायती दरों पर बेहतर कवरेज मिलेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आसानी से खरीदा जा सकता है। राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2025 का आयोजन 6 से 10 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इस सप्ताह का उद्देश्य डाक सेवाओं के महत्व को उजागर करना है। भारतीय डाक विभाग की उपलब्धियों और योगदान को प्रदर्शित किया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से डाक सेवाओं की भूमिका पर जागरूकता बढ़ाई जा रही है। डिजिटल युग में डाक सेवाओं की प्रासंगिकता बनी हुई है। ई-पोस्ट और डिजिटल सेवाओं का प्रचार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं की महत्वता को रेखांकित किया गया है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस 2025 मनाया गया है। इस दिन का उद्देश्य कपास उत्पादन और व्यापार के महत्व को उजागर करना है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। कपास किसानों की आजीविका का मुख्य स्रोत है।
टिकाऊ कपास उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। पर्यावरण के अनुकूल खेती की तकनीकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कपास उद्योग में तकनीकी नवाचार की जरूरत पर चर्चा हुई। निर्यात बढ़ाने के लिए गुणवत्ता सुधार पर ध्यान दिया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक ब्लॉक में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान शुरू हुई। यह राज्य के औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। कोयला उत्पादन से राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। खनन कार्य पर्यावरण के अनुकूल तरीके से किया गया है। इससे राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा में योगदान मिलेगा। कोयला परिवहन के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। राज्य के विकास में यह मील का पत्थर साबित होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने कन्वेंशन सेंटर के लिए स्पेन के फिरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी से प्रदेश में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सुविधाएं विकसित होंगी। व्यापारिक प्रदर्शनियों और सम्मेलनों के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। यह पहल राज्य में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुविधाएं विकसित की जाएंगी। रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मध्य प्रदेश को व्यापारिक गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने शिव कुमार मोहन का लिखित पुस्तक अबव एंड बियॉन्ड का विमोचन किया है। यह पुस्तक व्यक्तित्व विकास और नेतृत्व पर केंद्रित है। लेखक ने अपने अनुभवों और सीखों को साझा किया है। पुस्तक में जीवन में सफलता पाने के गुर बताए गए हैं। यह युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। व्यावसायिक और व्यक्तिगत विकास के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि यह पुस्तक समाज के लिए लाभकारी है और लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी।